नमस्कार। कोयला जिसके बगैर न रेल चल सकती है, न ही घरों में सामान्य कार्य हो सकता है। लेकिन इस कोरोना की वजह से कोयले के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा है, नहीं प्रभाव पड़ा है, हम नहीं जानते हैं। गर्मी के मौसम में हमको 24 घंटे बिजली चाहिए, कोई इंटरप्शन नहीं चाहिए। तो कोयले की क्या स्थिति है? और झारखंड में जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉइज़ हैं वो कोयला के क्षेत्र में हैं। सीसीएल झारखंड में है, बीसीसीएल झारखंड में है। तो सीसीएल और बीसीसीएल दोनों के चार्ज में रह चुके हैं गोपाल सिंह जी सीएमडी के रूप में। हम उनसे बात करते हैं कि कुल मिलाकर के कोयले की स्थिति क्या है, और जो कोयला मजदूर हैं या जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में कोरोना से जो लॉकआउट हुआ है उस लॉकआउट के जगह पर कैसे अल्टरनेटिव विकसित किया गया है ताकि कोयले का उत्पादन कम से कम प्रभावित हो और लोग भी कोरोना के लिए एहतियात बरतने की बात की गई है उस एहतियात के तहत अपने को सुरक्षित रखें। हम बात करते हैं सीसीएल के सीएमडी गोपाल सिंह जी से, जो कोल इंडिया के चेयरमैन भी रह चुके हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्ते, जोहार। ये हम जानना चाह रहे हैं कि कोरोना से जो लॉकआउट हुआ है ये मार्च में आपका पीक प्रोडक्शन था। जनवरी फरवरी मार्च जो है पीक रहता है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इसी 3 महीने में होता है, और इसी 3 महीने में कोरोना का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। क्योंकि कोल इंडिया के चेयरमैन भी रह चुके हैं, आप बीसीसीएल में भी रह चुके हैं। कुल मिलाकर क्या स्थिति है आज के दिन में? जो बिजली से चलने वाले कारखाने हैं, कारखाने तो बहुत सारे बंद हैं, बहुत कम उत्पादन हो रहा है, लेकिन रेल वगैरह है, रेल वगैरह के लिए चाहिए, अब जो शुरू होने वाला है। बिजली के जो कारखाने हैं उनको तो चाहिए ही चाहिए हर हाल में। क्या स्थिति कुल मिलाकर के? देखिए, कोरोना से पूरा विश्व प्रभावित हुआ, हमारा देश भी प्रभावित है। मगर जैसा कि आपने कहा कि हर घर में बिजली चाहिए, चाहे वो दुकान हो, हॉस्पिटल हो, और कोरोना से फाइट भी हमें करना है तो बिजली की बहुत सख्त आवश्यकता है। तो मैं कोयला कर्मियों को सलाम करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। इस हालात में भी जो लॉकआउट हुआ है, हमारे कोयला कर्मी घरों से निकल रहे हैं और कोयला का उत्पादन कर रहे हैं, चूँकि राष्ट्र की आवश्यकता है। और कोयला परिवार हमेशा से राष्ट्र की सेवा में लगा रहा है, और मुझे इस बात की गर्व भी है, चूँकि मैं कोयला परिवार से आता हूँ, कि आज भी हमारा परिवार, हमारे श्रमिक, अधिकारी, सुपरवाइज़र सब लोग कोयला के उत्पादन में लगे हुए हैं ताकि देश के पावर प्लांट्स की जो आवश्यकता है, चाहे हॉस्पिटल्स को बिजली की आवश्यकता हो, रेलवे की आपने बात की, उसमें कहीं कमी न हो। और मैं पुनः एक बार आभार व्यक्त करूंगा कोयला कर्मियों के प्रति कि वो इस मुहिम में सफलता भी अर्जित कर रहे हैं। रिस्क लेकर लोग कोयला उत्पादन कर रहे हैं, और जो राष्ट्र की आवश्यकता है आज कोयले की, उसको 100% हमारी कोयला कंपनियां मीट कर रही हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं देशवासियों को भी बताना चाहूँगा कि पावर प्लांट्स में हम लोग कोयला की कमी नहीं होने देंगे और राष्ट्र में कभी बिजली की किल्लत नहीं होगी। चलिए, इसके लिए बधाई और शुक्रिया भी जनता की ओर से। इस समय जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, या इंडिविजुअल डिस्टेंसिंग हम लोग अगर कहें, तो साथ में अगर काम करना है तो एक डिस्टेंस मेंटेन करके काम करना है। उस डिस्टेंस मेंटेन करते हुए उत्पादन हमारा जारी रहे और हमारे देश में जो ऊर्जा की ज़रूरत है, ऊर्जा की ज़रूरत के लिए जो कोयले की ज़रूरत है उसमें कमी नहीं हो, इसके लिए क्या आपने प्रबंध क्या किया? ये देखिए, बहुत आवश्यक है कि जब तक हमारे कोयला कर्मी सुरक्षित नहीं रहेंगे तब तक अपना कर्तव्य भी नहीं निभा पाएंगे, और फिर राष्ट्र को कोयले की कमी हो जाएगी। तो हमारी जितनी भी कोयलियरीज़ हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ये हमें जानना होगा कि कोरोना फैलता कैसे है। एक अच्छाई है कि ये एयरबॉर्न नहीं है। ये जब भी फैलता है तो वाटर ड्रॉपलेट्स के माध्यम से, चाहे कोई व्यक्ति खांस दे, कोई छींक दे, या ये हाथ जो है हमारा, ये सबसे बड़ा ट्रांसमीटर है। ये लोगों को समझना होगा कि ये कोई आवश्यक नहीं है कि कोई व्यक्ति छींके आपके मुंह पे, खांसे आपके मुंह पर तभी आपको होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति खांसता है, छींकता है, अपना हाथ अपनी नाक में लगा लेता है, तो उस हाथ में वो वायरस आ गया, और वही व्यक्ति कहीं भी, मान लीजिए कुर्सी का हैंडल है, यदि उसको छू लेता है, और दूसरा व्यक्ति फिर कुछ देर बाद भी आकर वहाँ बैठता है, उसको छूता है, तो उसके हाथ में भी ये वायरस चला जाएगा
और फिर उस व्यक्ति को भी कोरोना हो जाएगा। इसलिए ये बड़ा खतरनाक वायरस है, सब लोगों को समझने की आवश्यकता है। और मैं एज ए कॉमन नागरिक आभार व्यक्त करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कि हमारा राष्ट्र लेवल पर और राज्य में जिस तरह से सावधानियां बरती जा रही हैं, जिस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और हम लोग सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में, चूँकि हमें तो एसेंशियल सर्विसेज है, आज की तारीख में किसी भी तरह अपने लोगों को ठीक रखना है, तो जितना भी हम लोगों से बन पड़ता है, जितना भी हम लोग जानते हैं मीडिया के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, सारे प्रिकॉशंस लेने का हम प्रयास कर रहे हैं। उदाहरण तौर पर हम सभी एम्प्लॉयज़ को मास्क दे रहे हैं, ग्लव्स दे रहे हैं, हम मशीनों को सैनिटाइज़ कराते हैं। और आपके इस माध्यम से भी मैं कोयला श्रमिकों से, अपने परिवार के सदस्यों से आग्रह करना चाहूँगा कि मेरे ऑपरेटर्स, मेरे कोयला श्रमिकों, मेरे अधिकारियों, सुपरवाइजर्स, जब भी आप घर से निकलें तो हाथ में ग्लव्स पहन लें, मास्क पहन लें। जाएं, ड्यूटी करें, तब तक ना मास्क निकालिए ना ग्लव्स निकालिए। वहाँ छूइए, मशीनों को भी सैनिटाइज़ किया जा रहा है। वहाँ जाइए, अपना चुपचाप काम कीजिए। और जब आप जा रहे हैं तो मान लीजिए वर्क स्थल पर भी खड़े हैं तो कम से कम 6 फीट की दूरी पर, अपने साथी से भी 6 फीट की दूरी पर रहिए। तो आप गए, सीधा डंपर में चढ़े, डंपर चलाए, डंपर से उतरे, फिर किसी से वहाँ गप करने की आवश्यकता नहीं है। चुपचाप वहाँ से निकलिए और सीधा घर जाइए। और जब घर गए तो घर में भी ये बोला हुआ रहना चाहिए, नॉक करने की आवश्यकता भी नहीं पड़नी चाहिए, आप मोबाइल कर लें। और घर गए तो अपने ग्लव्स, मास्क और पूरे कपड़े आप वो बाल्टी में सर्फ रखे रहिए, उसमें डाल दीजिए और नहा लीजिए। और पूरा नहाकर सब तरह से, और यहाँ तक कि जो यदि आप मोबाइल ले गए हैं ड्यूटी में, हालांकि मोबाइल न ले जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन यदि ले गए हैं तो उसको भी सैनिटाइज़ करने की आवश्यकता है। उसको आप सर्फ के पानी में नहीं डाल सकते हैं, लेकिन सैनिटाइज़र लेकर उसको भी सैनिटाइज़ करके ही घर के किसी कोने में रखिए और तभी उसको यूज़ कीजिए। जब घर में प्रवेश करते हैं तो घर के किसी भी सदस्य से, चाहे पत्नी हो, बच्चे हों, उनसे सटिए नहीं। जब तक आप नहा लें उनसे कम 10-6 फीट की डिस्टेंस ज़रूर बनाए रखें और तब जाएं। और ये जो प्रिकॉशंस हम लेंगे, ये 3 चीज़ जानिए: छींक, खांसी और संपर्क। संपर्क में सीधा संपर्क और अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क। किसी भी चीज़ को अनावश्यक रूप से छूने का प्रयास न करें। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं इस पर हाथ रख सकता था, लेकिन नहीं रखना चाहिए। मैं टेबल पर भी हाथ रखने की आवश्यकता नहीं है। हाथ को इस तरह से पकड़िए। जब ड्यूटी भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि दोनों हाथों को पॉकेट में रख लीजिए ताकि किसी से, और इसमें सबसे आवश्यक है कि आप अपने आप को यदि सुरक्षित रख लेते हैं तो आप अपने परिवार को सुरक्षित कर दिए, समाज को सुरक्षित कर दिए, राज्य और राष्ट्र भी सुरक्षित हो गया। तो इसको बहुत सीरियसली लेने की आवश्यकता है, डरने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि एयरबोर्न नहीं है। ऐसा नहीं है कि उस भाई साहब को हुआ है और वहाँ से वो वायरस फ्लाई करके हमारे यहाँ आ जाएगा, ऐसा नहीं है। जब तक संपर्क नहीं होगा, चाहे वो मैं दोहराता हूँ, छींक या खांसी या हाथ के माध्यम से, तब तक नहीं होगा। और एक और बहुत बड़ी चीज़ है कि कोरोना मान लीजिए 100 आदमी को हो गया तो उसमें से 2, 2.5, 3 आदमी की ही डेथ होती है, बाकी 98 लोग बिल्कुल बच जाते हैं। और बचते कैसे हैं? यदि आपके शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम यदि अच्छा है तो आपके पास कोरोना वायरस गया, आपके शरीर में प्रवेश भी किया तो भी आपको कुछ नहीं होगा। अब इम्यूनिटी सिस्टम कैसे बढ़ेगी? उसके लिए बड़ा आवश्यक है कि हम एक संयमित जीवन व्यतीत करें, सुबह जगें, प्राणायाम करें, कपालभाति, अनुलोम विलोम करें, एक्सरसाइज करें, क्योंकि वो सबसे बड़ा तंत्र है इम्यूनिटी बढ़ाने का। और उसके बाद विटामिन सी, जैसे नींबू हुआ, गर्म पानी में नींबू डालकर यदि आप पीते हैं, मैंने जैसा कि सुना डॉक्टर से कि लोग बताते हैं कि ये वायरस आपके शरीर में यदि आ भी गया तो गला में लगभग 4 दिन तक रहता है, उसके बाद जाता है लंग्स में। तो वो जो 4 दिन के पीरियड में यदि आप गर्म पानी में नींबू डालकर पी रहे हैं तो इसका क्या है कि जो टॉप लेयर है ना, वो फैट का होता है, वो नींबू पानी से गल जाता है, वो वायरस मर जाता है। तो यदि आप गर्म पानी में नींबू डालकर पी रहे हैं, इससे बहुत फ़ायदा है। दूध पिएं, उसमें हल्दी डालकर पिएं, उससे बहुत फ़ायदा है। अदरक, लहसुन जो हमारा जो प्राकृतिक चीज़ है, हाँ, इसको ज़रूर खाएं। और 7 घंटा कम से कम अवश्य सोएं।
और अभी कोई भी गलत काम, चाहे वो सिगरेट हो, बीड़ी हो, दारू मैं हो, थोड़ा सा न एक करें। रुकूंगा। एक तो ये है कि जो भी मजदूर क्लास है या मजदूर से जस्ट ऊपर वाला क्लास है, जो आप कह रहे थे उसमें ये बुरी लत है, बाकी लोगों में भी है, खैनी खाना और धूम्रपान करना। तो ये खैनी खाना धूम्रपान करना बगैर हाथ के वो तो ग्लोब पर मलाएगा नहीं और खैनी जब मलेंगे और इस हाथ से दूसरे हाथ में देंगे तो वो जाएगा। बिल्कुल। तो इसके लिए हमको लगता है दरअसल झारखंड जो है इस मामले में देखिए कि देश के अन्य राज्यों की तुलना में हम लोग बेहतर स्थिति में हैं। तो एक निश्चिंतता जो होती है वो निश्चिंतता नहीं होनी है। ये आपके तरफ से मैसेज हमको लगता है कि निश्चिंत मत होइए, इसलिए कि थोड़ी सी अनिश्चितता की वजह से थोड़ी गड़बड़ी हो गई। जी बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। तो निश्चित नहीं हुई। और दूसरे की खैनी बीड़ी का जो है सेवन जो है कम से कम इस पीरियड में बचने की कोशिश करिए। ये आपने बहुत उपयोगी बातें कही। मेरा ख्याल है कि सभी दर्शक आपको सुने हैं, इसका जरूर पालन करेंगे। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतना अनुभव भी आपको है। दोस्तों, इस सलाह को हमें बहुत सीरियसली लेना है। खैनी खाना बिल्कुल छोड़ दें यदि कोई खाता है तो, और दारू सिगरेट जो मैंने कहा उसको बिल्कुल नहीं करना है। और देखिए, बिल्कुल हम लापरवाह होने की गुंजाइश अभी भी नहीं है हमारे झारखंड में भी, क्योंकि कुछ केसेस आ गए। देखिए, हज़ारीबाग में आ गए, रांची में आ गए, बोकारो में आ गए, और ये चीज़ तो इतनी तेज़ फैलती है, इतनी तेज़ फैलती है कि आग जो फैलता है ना, शायद उससे भी ज़्यादा तेज़ फैलती है। इसलिए ज़रा भी लापरवाही का कहीं कतई गुंजाइश नहीं है। हमें ज़रा भी कंप्लेसेंसी नहीं आनी चाहिए कि हमारे राज्य में कम है, नहीं बढ़ सकता है। और यदि कम है तो इसीलिए है कि हमारे समस्त झारखंड वासी बड़े ही सजग हैं। हमारी सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है। तो कुछ दिन बचे हैं, कुछ सप्ताह का और जंग है, जब हमारा पूरा राज्य और पूरा राष्ट्र कोरोना पर जीतेगा। तो इसलिए कृपया धैर्य रखिए, और जो आदेश है, जो निर्देश है राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, घर से बाहर नहीं निकलना है, भीड़ नहीं लगानी है, जिस व्यक्ति के पास भी खड़े हैं 6 फीट दूर अवश्य खड़े रहें, लोगों से हाथ नहीं मिलाना है, और जो हमने छींक, खांसी और संपर्क की बातें कही। आपका जो ये पूरा का पूरा कोलफील्ड है, उस कोलफील्ड में हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, वहाँ के डॉक्टर, वहाँ के स्वास्थ्य कर्मियों को किस रूप में अलर्ट करने की कोशिश की है, कैसे अलर्ट हैं वो, ताकि अभी जो मौसम है वो मौसम सर्दी जुकाम का मौसम है, इसलिए कि हम जाड़े से गर्मी में बढ़ रहे हैं और मौसम अपने हिसाब से वैरी कर रहा है, कभी ठंडा हो जा रहा है, कभी गर्म हो जा रहा है। तो जुकाम तो होना ही होना है, जो पहला लक्षण होता है उसका। और आज के दिन में जुकाम होगा तो एयरपोर्ट वाली स्थिति हो जाएगी, कोई कह दिया झूठ भी कि हवाई जहाज में बम है, एयरपोर्ट पर बम है, तो जब तक पूरा चेकिंग नहीं होगा तब तक हवाई जहाज तो उड़ना नहीं है। बिल्कुल। तो उससे बचने के लिए क्या क्या, जैसे आपने बहुत सारे एहतियात बताए, इन एहतियात में जुकाम से बचने की भी गुंजाइश है, हॉस्पिटल्स की क्या तैयारी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, भारतवर्ष के, पूरे दुनिया के सभी डॉक्टर्स को नमन करता हूँ, और पैरामेडिक्स स्टाफ की, क्योंकि वो लोग अपनी जान पर रिस्क लेकर लोगों की जान बचा रहे हैं। इसलिए समाज का ये कर्तव्य बनता है कि हम डॉक्टर्स के प्रति आभार व्यक्त करें। हम लोगों ने CCL में क्या किया है कि जो भी हमारे डॉक्टर्स हैं, जैसे हमारे 64 डिस्पेंसरीज हैं, 4 सेंट्रल हॉस्पिटल्स हैं, तो हम लोगों ने डॉक्टर्स को कहा है कि वो जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं उसका उपयोग करें। यदि वो कहीं नहीं है तो जो OT का ड्रेस होता है उसको पहनें, मास्क जरूर लगाएं, ग्लव्स की सावधानी अवश्य बरतें। और साथ ही साथ हम लोग, जैसे हमारा गांधीनगर हॉस्पिटल है, जो भी हमारे सेंट्रल हॉस्पिटल्स हैं, उसको हम 2 ब्लॉक में बांट रहे हैं। गांधीनगर में तो हमने कर दिया है कि एक, हालांकि कोई भी कोरोना का केस आया नहीं है, लेकिन हमने उसका मेजर जो ब्लॉक है उसको रिजर्व कर दिया है। आज की तारीख में पूरा खाली है, उसकी एंट्री हमने अलग कर दी। और जो नॉर्मल पेशेंट्स हमारे आते हैं, जैसे आपने कहा, मान लो किसी की हड्डी टूट गई, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, तो उसके लिए जिस तरह से हमारा गांधीनगर में OPD चलता था, उससे एंट्री अब हम लोग उसको कहने लगे हैं गेट नंबर 1। गेट नंबर 1 से उन लोगों की एंट्री है जो नॉर्मल पेशेंट्स की। जो गेट नंबर 2 था वो गेट नंबर 1 हो गया, जो ओरिजिनल गेट था वो गेट नंबर 2 हो गया। हाँ, वो रिजर्व कर दिया गया है पूरा ब्लॉक। यदि कोरोना का कोई सस्पेक्टेड, क्वारंटाइन करने के लिए पूरा ब्लॉक रिजर्व कर दिया, उसमें कोई नहीं जाता है। 2 को एकदम बिल्कुल हम लोग 2 भाग में बांट दिए। यही हम नई सराय में करने जा रहे हैं, यही हम धोरी और ढकरा में करने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने किया है कि जो भी हमारे जैसे सर्दी जुकाम के अभी आएंगे, तो वो डॉक्टर्स की ड्यूटी लग रही है, ताकि हमारे सभी डॉक्टर्स भी एक्सपोज ना हो।
तो वही डॉक्टर उनको चेक करेंगे पूरा प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के साथ, और उनको भी हम वॉच करेंगे। हम लोगों ने ये भी किया है कि यदि हमारे डॉक्टर कोई एक्सपोज होता है तो झारखंड सरकार ने, ये रिम्स वालों ने बहुत अच्छा एक पहल की है कि जो भी उनके डॉक्टर्स एक्सपोज हो जाएंगे उनके लिए इन लोगों ने होटल में व्यवस्था की है कि वो 15 दिन वहाँ रहेंगे, उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। उसी लाइन पर हमारा CCL का भी डॉक्टर कोई भी एक्सपोज होता है तो हम उसको 14 दिन क्वारंटाइन करेंगे, वो बिल्कुल अलग रहेंगे, वो पीरियड उनका ऑन ड्यूटी माना जाएगा और उनको सारी सुविधाएं कंपनी प्रोवाइड करेगी, ताकि डॉक्टर्स को बहुत आवश्यक है कि वो भी इतना रिस्क ले रहे हैं तो उनको भी लगे कि समाज हमारे पीछे है। तो आज CCL हमारे डॉक्टर्स के प्रति पूर्ण रूप से पीछे हैं, और हमने अपना, देखिए, हर 1 दिन 2 दिन पे VC करते हैं सभी डॉक्टर्स के माध्यम से, और हमने एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया है। जो हमारे पुराने लोग थे, डॉक्टर आर्या थे जो CMS थे कोल इंडिया के, हमारे डॉक्टर BMK सिन्हा जो रिटायर कर चुके हैं, डॉक्टर RS सिन्हा, तो वो एक एडवाइजरी बोर्ड है, ये बड़े अनुभवी लोग हैं, तो इनका एडवाइजरी बोर्ड बन गया। और अभी हमारे जो CMS हैं, डॉक्टर धाम हैं, और पूरी जो टीम है उसमें भी हम लोगों ने कई वर्टिकल्स, किसी का काम है सिर्फ मटेरियल प्रोक्योरमेंट, तो किसी का काम है ये देखना कि हमारा कॉल सेंटर ठीक से चल रहा हो, तो ये सब ड्यूटियाँ बटी हुई हैं। तो रेगुलर हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, और मुझे बड़ा खुशी हो रही है कि जब आवश्यकता है समाज को, CCL को, झारखंड को, तो हमारे डॉक्टर्स पूरी तरह तन्मयता के साथ इस मुहिम में जुड़े हुए हैं। और ऊपर वाला न करे कि इनको टेस्ट हो, लेकिन आवश्यकता पड़ी तो हमारे डॉक्टर्स पूरी तन मन धन से लोगों की सेवा करेंगे। हमारा एक ये भी है हेल्पलाइन, जैसे अभी देखिए सबकी हेल्पलाइन है, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, CCL की भी हेल्पलाइन है। कोई भी हमारे कमांड जोन का व्यक्ति को यदि किसी भी तरह की तकलीफ होती है तो मैं आपसे आवश्यक करूंगा कि इस हेल्पलाइन पर ज़रूर मदद करें। हेल्पलाइन है 0651 326598। दूसरा नंबर है सेम 0651 326599। तो इस पर आप मदद करें। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे कमांड जोन में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। देखिए राज्य सरकार, मैं उसी पर आ रहा था ये पूछने के लिए कि आपका जो एरिया है पूरा CCL का इलाका, वहाँ बहुत सारे लोग हैं जो जीते थे कोयला चुरा करके पूरा यहाँ से लोड करके लाते थे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन में पहुँचते थे या मोटरसाइकिल से खींच के पहुँचते थे, वही उनके जीने का आधार है। और वो जो ये करके आते थे वो फिजिकली अनइम्यून लोग हैं, बहुत कमज़ोर लोग हैं, किसी ढंग से ज़िंदगी के 40-50 वर्ष तक जीते हैं। उन लोगों के लिए ज़्यादा खतरे हैं इस तरह के। और अब चूँकि पुलिस ने रोक दिया है, लॉकडाउन हो गया है, इन परिस्थितियों में वो भूखे मर सकते हैं। तो उन इलाकों में आपने क्या व्यवस्था की है? देखिए अभी हमारी सरकारें भी बहुत व्यवस्था की हैं, लोगों को मुखिया जी के माध्यम से, ब्लॉक और पंचायत सिस्टम में तो चल रहा है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कंपनी। इसके अलावा हमारे सभी जनरल मैनेजर जो हमारे कंसर्न डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं उनके संपर्क में हैं, और उनके सानिध्य में हमारे सभी एरियाज़ में हम लोग पैकेट्स बनाए, चावल, दाल, आलू, प्याज, नमक और हल्दी का, और ये हम लोग बांट रहे हैं। अब उसमें जो हमें एक चुनौती आ रही है कि काफ़ी लोग कार्ड होल्डर्स हैं, बहुत सारे लोग कार्ड होल्डर नहीं हैं, तो हम लोग प्राथमिकता दे रहे हैं कि जो कार्ड होल्डर्स नहीं हैं और वहाँ के सर्कल अफसर हैं जैसे, जिनसे कांटेक्ट करके उन लोगों को, हम लोगों का प्रयास है कि जिसको कहीं से यदि नहीं मिल रहा है उनको मिले, तो वो व्यक्ति भूखे न सोए और उसके तक हम पहुँचाएँ। तो हमारे सभी एरियाज़ में इस तरह के मुहिम चल रहे हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। एक दूसरा वर्ग भी है, जैसे घर में मान लीजिए जो बाई लोग आती है उन लोगों का भी बंद हो गया है, या ठेला चला के जो जीता था, या जो ठेला चला के था, बाकी सारी चीजें उन लोगों का, तो उन लोगों के लिए भी, वैसे लोगों को भी पहचान की जा रही है। और वहाँ हमें वॉलंटियर्स मिले हैं, काफ़ी वॉलंटियर्स मिले हैं जिनके माध्यम से हम लोग ये बंटवा रहे हैं। और हमारा प्रयास वही है, निरंतर हमारे लोग संपर्क में हैं, प्रशासन के संपर्क में है, प्रशासन की मदद से। ये हम लोगों का बिल्कुल दिल का प्रयास है कि हमारे कमांड जोन में कम से कम कोई भी व्यक्ति भूखे न सोए। यदि कहीं कोई है ऐसा तो हमारे कमांड जोन में यदि हैं, हमें खबर मिलेगी तो हम तत्काल उस पर कार्रवाई करेंगे और हम लोग वहाँ कोशिश करेंगे कि राशन पहुँचाएं। जैसे आपने हेल्पलाइन बताया, आपको भी पता होगा कि झारखंड सबसे कुपोषित राज्य है, देश का सबसे धनी राज्य होने के बाद सबसे माल न्यूट्रिटेड
इलाका है। जो माल न्यूट्रिटेड है उसकी इम्यूनिटी की क्या स्थिति होगी आप अंदाज कर सकते हैं। और जब स्कूल खुले हुए तो उसको मिड डे मील मिल जाता था, कार्ड होल्डर था तब भी, कार्ड होल्डर नहीं था तब भी। अभी तक कार्ड होल्डर को 2 महीने 3 महीने के अग्रिम दी जा रही है, ये जनधन खाते में उनके पैसा भेज दिया गया। लेकिन जिनके पास कार्ड ही नहीं है, जिनका बैंक अकाउंट अभी भी नहीं है, जो ठेला चला करके या कह सकते हैं सब्सिडी किसी ढंग से अपना जीविका कर लेते थे, सबसे ज़्यादा खतरे में वो है। इसलिए उसमें बाहर के लोग भी हैं और लोकल भी हैं, जो घर नहीं लौट पाए, जो यहीं पर रह गए, और जो लोकल हैं उनके लिए वो माध्यम थे कि ठीक है हमारा पूजा भूज देगा, हमारे घर में काम कर दे। उन लोगों की स्थिति बहुत ख़राब है। और उन लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल भी नहीं है कि वो संपर्क कर सकें। तो उन लोगों के लिए फील्ड में जो आपके जीएम्स हैं या जो स्टाफ ही है, स्टाफ को अगर पता लगता है, ये मैसेज अगर आप देते हैं कि स्टाफ भी खबर कर सकता है उस हेल्पलाइन पर कि हमारे इलाके में 4-5 लोग दिख रहे हैं जिनके घर में अब खाने का लगता है कि नहीं है। जैसे कि बहुत सारे चैनल्स में मैं देख रहा हूँ कि उसमें आता है कि हम फलां आदमी हैं, 5 दिन से हमको खाना नहीं मिला है, बच्चा दूध से वो हो रहा है, हमारा फलाना नंबर है। तो उस नंबर से संपर्क करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के साथ कोऑर्डिनेट करके उसको बचाया जा सकता है। ये आपने बहुत अच्छी सलाह दी। मैं आपको बताऊं, ये जो मिड डे मील की आपने बात की, हमने सोचा था कि ये जैसे बोकारो में इस्कॉन वाले हैं मिड डे मील देते हैं, कॉन्टैक्ट भी किया था, हम लोगों ने सोचा था कि मिड डे मील को कैसे दिया जाए, लेकिन फिर वही सोशल डिस्टेंसिंग वाली और फैलने का डर है। तो अभी जैसे हम लोग चाहते हैं कि कहीं खाना भी खिला सकते थे हम लोग, लेकिन हम इसी डर से भाग रहे हैं कि यदि खाना खिलाइएगा तो खाना सर्व करने वाला, अब मान लीजिए दाल देना है तो कलछुल तो देना होगा ना। मैंने कहा कि आपके लोग संपर्क में खबर कर दें ताकि पैकेट आप भिजवा दें उनको, ये मेरा कहना तो ये जो आपने सलाह दी और इसके माध्यम से लोगों ने आपको सुना है, मैं इसका बहुत इस सलाह का स्वागत करता हूँ। और मैं इस माध्यम के कहना चाहता हूँ कि यदि हमारे कमांड जोन में आपको कहीं भी कोई दिखता है कि इस व्यक्ति को खाने की तकलीफ़ हो रही है, नहीं मिल रहा है, तो हमारे वहाँ जो प्रोजेक्ट ऑफिसर्स हैं, जो जनरल मैनेजर्स हैं, और चूँकि हमारा तो वर्किंग कोलियरी सब जगह फैला हुआ है, तो आप ज़रूर उनको सूचना दे दें और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि ये लोग ज़रूर मदद करेंगे, वहाँ राशन पहुँचाएंगे। यदि राशन नहीं पहुँच पाता है, जो हमने हेल्पलाइन नंबर दिया आपको, उस पर कृपया किसी को पकड़कर फ़ोन करवा दें, लोग कर देंगे, मदद करते हैं। और मैं आपको सुनिश्चित करता हूँ कि हम लोग वहाँ राशन पहुँचाएँगे। सभी मैं माननीय प्रतिनिधियों से भी आग्रह करता हूँ कि ऐसा कोई केस आपको नज़र आता है तो वो भी हमारे जनरल मैनेजर्स को, हमारे प्रोजेक्ट अफसर्स को अवश्य बता दें, हम लोग प्रयास करें। अभी आपका मूल काम है कोयला निकालना, आपको दूसरा काम मिल गया ये क्वारंटाइन करना, दूसरा काम मिल गया कि लोग भूख से नहीं मरे यह भी देखना। इन सब के बीच में तालमेल कैसे होगा, कैसे कोऑर्डिनेशन की का क्या सिस्टम है, कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे। एक तो आपने सभी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए अपनी व्यवस्था बनाई कि भाई उनके लिए हमने ये व्यवस्था बनाई, अगर वो किसी ढंग से एक्सपोज होते हैं तो उनके लिए हमने ये व्यवस्था की। एरिया में जीएम्स काम कर रहे हैं, एरिया में सुपरवाइजर्स काम कर रहे हैं, मजदूर काम कर रहे हैं। इन सब के बीच तालमेल कि आपका प्रोडक्शन का जो टारगेट है वो भी होता रहे, तालमेल कैसे होता है, सिस्टम क्या है, कोऑर्डिनेट कैसे कर रहे हैं। देखिए, मूलतः हम लोग इंसान हैं, जान है तो जहान। अभी टेक्नोलॉजी का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था हो गई है, मोबाइल्स की व्यवस्था हो गई है। ये सच है कि काम हम लोगों का बढ़ गया है, मगर मनुष्य में क्षमता बहुत होती है। तो अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय मनुष्य में तो और ज़्यादा अगर कंपेयर करें हम दूसरे देशों की तुलना में, तो हम लोग डरते हुए जो लड़ते हैं वो लड़ाई भी बहुत बहादुरी की लड़ाई होती है। बहुत बहादुरी की, और हम लोगों ने कारगिल का युद्ध जीता। तो भारतीयों में बहुत अपार क्षमता है, विशेषकर झारखंड वासियों में। तो ये सभी चुनौतियों के साथ सामंजस्य बैठाते हुए, और इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि कम इम्पोर्टेंट है। लोगों की जान बहुत इम्पोर्टेंट है, लोगों को भूखे ना मरे वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कोयला का उत्पादन होना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि कोयला का उत्पादन बंद हो जाए तो ऐसे ही कोरोना को ताकत मिल जाएगी और जीत जाएगा। हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे ना, हॉस्पिटल्स बंद हो जाएंगे, जितने रिसर्च हो रहे हैं सब रिसर्च बंद हो जाएंगे, सभी चीज़ें बंद हो जाएंगी। तो मैं फिर सभी हमारे कोयला परिवार के लोग, सभी हमारे स्टेक होल्डर्स, प्रशासन हमें बहुत मदद कर रहा है, और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, हम आपका उदाहरण दें किसी का भी, तो हर तरह से लोग चूँकि मदद कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, इसलिए इस चुनौती को हमें लगता है कि कोयला परिवार पूरी क्षमता के साथ। एक अंतिम सवाल, आपके पूरे कोल फील्ड में पानी का संकट बहुत ज़्यादा है, और ये पानी का संकट लगातार बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी, उसको ये करने के लिए क्या रास्ता है आपके पास?
देखिए, पानी बहुत आवश्यक है। अभी तो हम लोगों ने 88 माइन आइडेंटिफाई किया है जहाँ की 25 बिलियन गैलन पानी है। और अभी हाल में ही हमसे प्रशासन भी उसमें मदद कर रहा है। कुज्जू में हम लोग माइन का वाटर सप्लाई करने जा रहे हैं। गिरिडीह में हम माइन का वाटर सप्लाई करते हैं। लगभग 74 गाँवों में हम माइन का पानी सप्लाई करते हैं। उसे हमें और आगे बढ़ाना है। तो इसमें हमें प्रशासन से मदद मिलेगी और हम लोग प्रयास करेंगे कि बेस्ट पॉसिबल जो हमारे पास पानी है। एक चीज़ बहुत अच्छा है, खदानों की विशेषता है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि जहाँ से हम कोयला निकाल लिए इतना बड़ा गड्ढा हो जाता है 60 मीटर 70 मीटर, तो हमारे पास पानी का अब बहुत भंडार है। मैंने कहा ना कि 88 माइन में 25 बिलियन गैलन पानी है। तो उसका हम जितना बेस्ट पॉसिबल उपयोग कर पाएंगे, लोगों को पहुंचा पाएंगे, वो हमारी प्राथमिकता रहेगी। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी सबके लिए, आदमी के इज्जत के लिए भी ज़रूरी है, आदमी के जीवन के लिए भी ज़रूरी है। और पानी तब बचेगा जबकि आदमी और यह सभ्यता बचेगी। इसलिए अगर आपको कहीं से लगता है, कहीं से आशंका होती है कि कोई बाहर का आदमी आया है, तो उसके बारे में सूचना दें। और जो एहतियात बरतना चाहिए, वो एहतियात बरतने के लिए तमाम उपाय जो सीएमडी साहब ने बताया, जो गवर्नमेंट बता रही है, जो जिला प्रशासन का निर्देश है, इसका पालन करें। हम लोग बचेंगे और हम लोग मजबूती से लड़कर जीत भी जाएंगे। आज तो बस इतना ही, अगली बार मिले कुछ और मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, जोहार, धन्यवाद। नमस्ते, जोहार।